कोई व्यक्ति ईमानदारी से बात कर ही नहीं रहा, कोई ईमानदारी से काम कर ही नहीं रहा, कोई जेन्युइन काम कर ही नहीं रहा। हर व्यक्ति अंधा हुआ पड़ा है, हर लालच में, मोह में, कोई कुर्सी के लालच में, कोई पैसे के लालच में है। जब आप एक जिंदा व्यक्ति को भगवान बना के उसकी पूजा करने लगोगे, उसकी आरती करने लगोगे, तो ऐसे देश के लोगों से आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिस बात की उम्मीद थी वो हो गया। एफआईआर दर्ज हो गई। 7.5 घंटे राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़ा और नड्डा जी जो कह रहे थे कि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, जांच चल रही है, कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। राहुल गांधी तो नौटंकी कर रहे हैं, फुटेज खाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में बने रहने के लिए ये धरना उरना दे रहे हैं। तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों करनी पड़ी? पुलिस स्टेशन में अमित शाह जी की फोटो पर जब सवाल पूछा गया तो पुलिसकर्मी चुप्पी क्यों साध गए? आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि तमाम मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं कि बैलेट गन नहीं चली है या फिर कोई घायल नहीं हुआ है, दिल्ली पुलिस की तारीफ करो, कोई मरा तो नहीं है, अमित शाह जी सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं फेस कर रहे हैं? सदन में तो आए नहीं थे, अब फिर से सामने नहीं आ रहे, फिर से दुबक के बैठ गए। और मोदी जी का तो क्या ही कहिएगा, जिस तरह के हाल हो रखे हैं, जेंजीज फिर से जंतर मंतर पर आ गए हैं। अब क्या कीजिएगा, क्योंकि अब बात आरक्षण की हो रही है जिस पर कोई भी सरकार कंफर्टेबल होती नहीं है। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, राहुल गांधी की स्थितियां परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि वो सरकार को अपने मन मुताबिक नचा रहे हैं। क्या जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, जिस तरह का प्रेशर वो डालना चाहते हैं वो प्रेशर डाल देते हैं। मतलब अब क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने क्या इतनी पावर अपने अंडर जो है समेट ली है कि वो अब मोदी शाह से सीधी टक्कर ले रहे हैं और दबाव भी बना पा रहे हैं। क्योंकि एफआईआर पहले कही जा रही थी नहीं दर्ज की जा सकती है क्योंकि कोर्ट जो है अभी इसमें इन्वॉल्व है और जांच चल रही है। फिर एफआईआर कैसे हो गई? राहुल गांधी ने तो कर दिया, 7.5 घंटे धरने पर बैठे रहे और उन्होंने कर दिया। अब कल को वो किसी और मुद्दे पर बैठ जाएंगे धरने पर, हो सकता है 12 घंटे 24 घंटे वो काम भी मनवा लेंगे फिर तो राहुल गांधी। नहीं, देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि राहुल गांधी ने कोई अनोखा काम नहीं किया है। राहुल गांधी ने तो एक वो काम किया रूटीन वाला जो अपने आप हो जाना चाहिए था। हम्म। दुर्भाग्य है देश में कि जो काम है वो हो ही नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति ईमानदारी से बात कर ही नहीं रहा, कोई ईमानदारी से काम कर ही नहीं रहा, कोई जेन्युइन काम कर ही नहीं रहा। हर व्यक्ति अंधा हुआ पड़ा है, हर लालच में, मोह में, कोई कुर्सी के लालच में, कोई पैसे के लालच में है। जब आप एक जिंदा व्यक्ति को भगवान बना के उसकी पूजा करने लगोगे, उसकी आरती करने लगोगे, तो ऐसे देश के लोगों से आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? तो कोई चाहे वो तुकाराम मुंडे हो, महाराष्ट्र के अधिकारी, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा अनोखा काम कर दिया और ऐसा काम वो कर रहे हैं कि आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन लोगों की उम्मीदें बंध जाती है कि भाई ऐसे व्यक्ति भी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि वहां वो बैठ गए और वो सच के साथ आज की देखिए, वो सियासी व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति दल से आते हैं, नेता हैं, राजनीति तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तो सच की बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं भाई एफआईआर करो, जो जो आदमी इस चीज से प्रभावित हुआ है उसको आप तो पहली बात तो कह रहे हैं गोली चली नहीं, फिर आप कह रहे हैं डंडे पड़े नहीं, कील वाली कोई लाठी थी नहीं। तो अगर बैलेट गन नहीं चला है तो इसके शरीर में बैलेट गन कहां से आ गया? श्री राम जी ने ऊपर से वर्षा कर दी थी क्या? तो अगर इसके शरीर में बैलेट गन के छर्रे आए हैं, तो ये गवाही दे रहे हैं कि इनके साथ गोलियां चली हैं और इससे और भी लोग प्रभावित हैं। 10 केस तो सामने आ चुके हैं, रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, वो तो अस्पताल ने रिपोर्ट दे दी है भाई। तो उनको आप कैसे नकारोगे? तो राहुल नहीं, अब गांधी तो नया उससे बात। प्रोपोगंडा शुरू हो गया ना सर, कि राहुल गांधी तो एक ही व्यक्ति को सामने लेकर आए, पैलेट गन चलती है तो बहुत सारे छर्रे निकलते हैं तो और लोगों को भी लगनी चाहिए थी। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को लगी है क्या? राहुल गांधी ने जो है एक ही व्यक्ति ऐसे ढूंढ पाए जिसको पैलेट गन लगी है, पैलेट गन चलती तो और लोगों को भी लगती। मतलब राहुल गांधी जिस व्यक्ति को लेकर आए हैं उसने खुद ही को पैलेट गन मार ली है। ये प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है सर।
तमाम लोगों के स्टेटस पे लगा हुआ है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो व्यक्ति इस तरह की चीजों को मान ले, जो जिंदा मोदी को भगवान मान रहे हैं, वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। कौन वो पूछने वाले? ये तो जब जांच चल रही है, जांच में सामने आएगा। और जिसको ये ऐतराज है कि कहाँ से आए, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए, उनकी लिस्ट ले लो जाके अस्पताल से। अरे लेने वालों ने लिस्ट ली है ना, आरटीआई डाल के। राहुल गांधी ने लिस्ट ली है ना। वो टीएमसी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने गोखले साहब ने आरटीआई डाल के लिस्ट ली है ना, आप भी ले लो। बात यह है कि आप मुद्दे को किस प्रकार से भटका रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी को, आज मोदी सरकार के मंत्रियों को चिंता हो रही है वंदे मातरम की। लेकिन स्कूल बंद हो जाए, स्कूलों की छत गिर जाए, बच्चों को पीने को पानी ना मिले, अस्पताल में लोग परेशान घूमते रहे, उस पर चर्चा नहीं होगी। चिंता हो रही है, हमारे रक्षा मंत्री जी चिंता कर रहे हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस ने कर। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी कोई बहुत अनोखा काम मेरी नॉलेज में, मेरी नजर में नहीं कर रहे। वो तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए जनता उनके साथ आ रही है। और लेकिन सर आप यही उनके, तो आज के इस दौर में मतलब ईमानदारी से काम करना ही बहुत बड़ी बात है ना, इसीलिए राहुल गांधी की इतनी मतलब वाहवाही हो रही है, नहीं तो नहीं होती। जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम ईमानदारी दिखा तो रहे हैं। यहाँ तो सीधे मंत्री आते कहते कहाँ चली गोली, कोई गोली नहीं चली, कोई मरा तो नहीं, दिल्ली पुलिस की तारीफ करो। अरे भाई शर्म नहीं आती इन लोगों को। संजय जी, हिमांशु जी, आप ये देखिए कि ये जो गोलियां चली हैं, नहीं चली हैं, ये नकार रहे हैं, हाउस में नकार रहे हैं। इनके मंत्री हाउस में खड़े होकर कह रहे हैं कोई गोली नहीं चली। और जो एजेंसी है, वो कह रही है कि गोली चली है और हमने डीआईजी के आदेश पर गोली चलाई है, हमारे मान रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो गवाही दे रहे हैं हॉस्पिटल, ये जो लोग गवाही दे रहे हैं, ये कहाँ से आएगा? तो इनके झूठ का पर्दाफाश कोई पहली बार नहीं हुआ, अनेकों झूठ है। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूँ ना, कि उन्होंने हाउस में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कोई हानि नहीं हुई। तो फिर वो 6 शहीद कहाँ से हो गए? 6 योद्धा शहीद हो गए हमारे। उनके तो आपने परिवार से भी छीन लिया, उनको तो आपने जो हमें शहीद का दर्जा मिलना था वो भी छीन लिया, जो उनका सम्मान होना था वो सम्मान भी छीन लिया आपने। ये तो बेशर्म सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुकाराम मुंडे जो कर रहे हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो सेलिब्रिटी बन गए। कौन सा अनोखा काम कर दिया उन्होंने? क्या पहले अधिकारियों ने, अफसरों ने ऐसे काम नहीं किए? लेकिन आज जिस प्रकार से माहौल बन गया है देश में, और खासकर पिछले 10-12 साल से, तो अब तो खोज खोज के अगर आपको कोई एक ईमानदार अधिकारी मिल जाए, कोई ईमानदार नेता मिल जाए, तो वो भगवान स्वरूप लगने लगता है। क्योंकि दिख ही नहीं रहा, कोई जिधर भी नजर डालते हैं वो बेईमान है, करप्ट है। और ऐसे में अगर आपको कोई ईमानदार अच्छा व्यक्ति मिल जाए, तो भाई उसकी तो वाई वाई होगी, वो तो सेलिब्रिटी बनेगा। अगर कौओं राहुल में गांधी, हंस ढूंढने जैसी बात हो गई सर। मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी अगर तथ्यों पे बात करेंगे और जेन्युइन मुद्दे पे वो जब छात्रों के साथ आएंगे, तो छात्र तो उनको सुनेंगे भी, उनकी बात मानेंगे भी। अब कल जिस प्रकार से, देखिए, मैंने एक आर्टिकल भी आज लिखा है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से ये सियासी दांव चला है, इससे भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई। भारतीय जनता पार्टी घूम रही है लबादा ओढ़ के वंदे मातरम का। लेकिन जो लबादा ओढ़ा था, उस लबादे में छर्रों ने छेद कर दिए हैं। ये जो बैलेट करके छर्रे हैं, ये आपके लबादे में छेद कर रहे हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। जनता ये पूछ रही है कि छात्रों के स्कूलों का क्या हुआ? मरीज पूछ रहे हैं अस्पतालों का क्या हुआ? ये सड़कें क्यों धंस रही हैं? ये एथनॉल में क्या हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाओ और मजे लो। जैसे वो आपके यूपी वाले मंत्री नहीं थे कि साहब बिजली नहीं आ रही है, बड़ा कारोबार नुकसान हो रहा है, 3 घंटे पर बताइए कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी। तो वो कुछ नहीं सुनते, वो बाद में कहते जय श्री राम, और 3 बार जय श्री राम बोलते हैं और गाड़ी में बैठ कर निकल लेते हैं। तो ये चल रहा है यहाँ तो देश वही में। वही मंत्री जी अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी को मैं पप्पू कहना बंद कर दूंगा अगर राहुल गांधी यूनिवर्सिटी हिंदी में लिख कर दिखा दे। मतलब ये सब ऐसी बातें करते हैं। अच्छा इनसे कहे कि बाबा जी अगर इंग्लिश में यही शब्द लिखकर दिखा दे तो हम उनको कुछ नाम से संबोधित करना बंद कर देंगे या उनके उनका नाम बिगाड़ेंगे तो कैसा लगेगा। ये सब ऐसी बातें करते हैं कि उन बातों में खुद ही उलझ जाते हैं। भाई इसमें हिमांशु जी, हमने इनको जवाब दिया था ना उसी टाइम, कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे लिखवा लीजिए, वो तो बहुत विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी भी तो वीडियो चल रहे हैं।
तो ये तो देखिए भैया, ये तो कहने के लिए बेशर्म लोग हैं तो कुछ भी कहेंगे, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इनको कोई पूछने वाला है क्या? इनकी कोई जवाबदेही है क्या? तो जिसकी जवाबदेही नहीं है वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे ये बताइए, कोई पूछता है कि राजनाथ जी आपने शहीदों के खिलाफ हाउस में क्यों बयान दिया? इसका सवाल कौन पूछेगा? किरण रिजिजू जी, आपने हाउस में कहा जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने झूठ बोला है गोली नहीं चली, और डॉक्टर उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि गोलियां लगी हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा? ये जनता वही तो सुनना चाहती है। या आप जुमलेबाजी करते रहेंगे, बाहर आकर वंदे मातरम की कहानी हमें सुनाने लगेंगे? आपको एकाएक इतने दिन के बाद वंदे मातरम क्यों याद आ रहा है? आपकी 6 साल की वाजपेयी जी की सरकार थी, 12 साल आपकी सरकार को हो गए, तो एकाएक ये वंदे मातरम कैसे याद आ गया आपको? जैसे ही आपकी नई सरकार बनी थी तब वंदे मातरम क्यों नहीं आया? और सर क्या निकाली? वंदे मातरम पर भी बीजेपी वालों की तैयारी पूरी नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है सब डिबेट जो टीवी चैनल पर चलते हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिबेट देखता नहीं हूँ, टीवी चैनल में मैंने खुद भी काम किया है, लेकिन जिस तरह की तूतू मैं वहां होती है वो देखने का मन नहीं करता है। पर वहां भी बीजेपी वाले अपनी तूतू करवा रहे हैं। एक न्यूज चैनल पर चल रही थी डिबेट जिसमें बीजेपी वाली जो प्रवक्ता थी वो बड़ी तेज तर्रार कह रही है कि आप गाकर दिखाइए, कांग्रेस वाली प्रवक्ता से करिए आप गाकर दिखाइए वंदे मातरम। तो खड़ी हो गई, उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया, 6 के 6 छंद गाए, उनका मुंह बन गया। मतलब उनको खुद जो बीजेपी से आई वो खुद को नहीं पता, उनको दो पैरा भी नहीं पता है, और वो सामने वाले से कह रही है गा के बताइए, और उन्होंने गा दिया। अब बताइए क्या कीजिएगा? वो कल से तो मैं बैठना बंद कर देंगे क्या चैनल्स पर? तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मैं इसीलिए तो कहता हूँ आपको, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। ये क्या करते हैं, ये अश्वत्थामा है। ये अस्थामा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, उलझाने के लिए लगाए गए हैं। अब राहुल गांधी अगर गिरिराज सिंह का जवाब दे लेंगे, उसके साथ ही उलझे रहेंगे, तो मोदी जी को कौन टारगेट करेगा? अमित शाह का इस्तीफा कौन मांगेगा? तो ये तो उलझाने के लिए अस्थामा लगाए गए हैं। तो इन अस्थामाओं से नहीं बचना है, टारगेट पर जाना है। आप ये बताइए कि तबेले में स्कूल क्यों चल रहा है? आपकी सरकार है, उसका जवाब ये दे नहीं रहे। ये वंदे मातरम पे ले जाएंगे आपको, ये दूसरी चीजों पे ले जाएंगे, ये कह देंगे वहां नाव में आप घूम रहे थे, वो किस लड़की के फोटो था, वो किसके साथ घूम रहे थे। ये आपको ऐसे ऐसी बहस मिले, क्योंकि ये अत्यधिक विद्वान लोग हैं, तो इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करना बेमानी है। बात यह है कि ईमानदार लोग कितने देश में बचे हैं, ईमानदार नेता कितने देश में बचे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप ईमानदारी से ये बताइए कि जो सरकारी स्कूलों की हालत है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में ही कर लीजिए। अभी कल आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में खबर आ रही थी कि मंत्रियों को जो है क्षेत्र में जाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें दी जाएंगी। तो क्या वहां लड़ाई लड़ने जा रहे हैं क्या क्षेत्र में? अगर नेता बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएगा, मंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएगा, तो इसका मतलब उसको जनता से खतरा है, और जी। जनता से खतरा है तो जनता आपसे गुस्सा है, और जनता आपसे गुस्सा है तो इसका मतलब जनता के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये क्या जताता है? आप अभी उनके लिए जो है बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदिए, उन्हीं के जो इनकम टैक्स देते हैं वो, उन्हीं के पैसे से अभी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदिए, और अब चुनाव से पहले फिर बख्तर बंद गाड़ियां खरीदिए उनके लिए। और जब वो बख्तरबंद गाड़ी पे चलेंगे, तो फिर एक गाड़ी तो खरीदेंगे नहीं आप, फिर एक उनकी सुरक्षा एजेंसी के लिए चाहिए, फिर 2 गाड़ी पुलिस की चलेगी, तो 4 गाड़ी बख्तरबंद का इंतजाम करिए उसको। सारा देश प्रदेश बेच के, सारा स्कूलों का हॉस्पिटल का बजट लेके वो नेताओं की सुरक्षा में लगा दीजिए, क्योंकि नेताओं को तो खतरा है, पब्लिक तो मारेगी पकड़ के। तो अगर पब्लिक से नेताओं को बचाना है, तो उन्हीं का जो खर्चा है, जो वो दे रहे हैं पैसा, उससे बख्तरबंद गाड़ियां खरीद दीजिए। कहाँ कहाँ बचाएंगे, कहाँ कहाँ रोकेंगे? आप अपने कर्मों को ठीक कर लीजिए, पब्लिक आपको सिर माथे पे बिठाएगी। कर्म बिल्कुल। ठीक करिए, ईमानदारी से काम करिए। आज मंत्रियों की भी कमी नहीं है, नेताओं की भी कमी नहीं है, अधिकारियों की भी कमी नहीं है। पुलिस विभाग में एक से एक शानदार अफसर हैं, एक से एक अच्छे अफसर हैं, लेकिन नंगों का बोलबाला आजकल चल रहा है देश में, राक्षसों का बोलबाला चल रहा है। भारत में देवताओं की कमी नहीं है, महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन आज आजकल बोलबाला नंग नंग लोगों का है, और नंग लोग जो है वो घूम रहे चौड़े होकर गलियों में। धर्म पे आप हमला कर, राम मंदिर में डकैती हो रही है, उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या सारा देश डकैत हो गया है क्या?
तो क्या भारत में अच्छे लोग नहीं है क्या? हमारे मंदिर पहली बार चल रहे हैं क्या? पहली बार मंदिरों में चोरी हो रही है क्या? लेकिन ये एकाएक क्या देश में हो रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि एक राम सबसे मंदिर में आया ना सर वीडियो, 7300 रुपए दीजिए और स्पेशल बिल्कुल वीआईपी दर्शन कीजिए, जैसे मोदी जी रील बनाते घूमते हैं मंदिर में, जब जाते हैं चारों तरफ कैमरे होते हैं, वैसे वाला माहौल मिलेगा, दरोगा आपके साथ पीछे पीछे घूमेगा। 7300 रुपए की बात है सर, सिर्फ 7300 रुपए दीजिए और वीआईपी दर्शन कीजिए। अब भगवान के दर्शन के लिए भी हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? मतलब पैसा ही जरूरी है फिर तो, दर्शन जरूरी थोड़ी ना है। नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये तो जिन लोगों की आस्था है, उनकी आस्था पर चोट है। पहले मंदिर में चोरी की घटनाएँ आती हैं, फिर अव्यवस्था की घटनाएँ आती हैं। अब ये आती है कि उसी मंदिर में जो आपके चंदे से बना है, जो आपकी श्रद्धा से बना है, जो आपके वोट से बना है, जो आपने इतने 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उससे बना है। अब उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आप जाएँगे, तो आप पे टैक्स लगेगा, 7,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको दर्शन करने के। और जब आप ये पूछेंगे कि 7,000 कहाँ जा रहे हैं, कहीं क्या देश के विकास में जा रहे हैं क्या? मंदिर के उसमें कोष में जा रहे हैं क्या? मंदिर के लिए जा रहे हैं क्या? तब वो पता नहीं आपको। तब ये एक दलाल की, चोर की जेब में, डकैत की जेब में जा रहे हैं। तो जब ये स्थिति हो गई है देश में, तो फिर इस देश को बचाएगा कौन? तो बचाने वाले चंद लोग आएँगे, वो देवता स्वरूप होंगे और वही सेलिब्रिटी बनेंगे तुकाराम की तरह, और उसी से फिर जो है वाई-वाई होगी। अब मैं बार-बार कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी हो, चाहे कोई दूसरे नेता हों, चाहे अभिषेक दीपके हों, कुछ हो, किसी का कुछ नहीं पता है। वो बहुत बड़े नेता नहीं है और कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। ये जो बच्चे जो जैन अल्फा घूम रहा है, ये कौन सा सेलिब्रिटी है? इनको क्यों टीवी वाले दिखा रहे हैं? छोटी-छोटी लड़कियों को क्यों दिखा रहे हैं विरोध करते हुए? तो वो सच्चाई की माँग कर वो ईमानदारी की माँग कर रही है कि भैया हमारे स्कूल तो बकस दो, हमें जो स्वास्थ्य इस उम्र में आपको हमें जो देना चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो तो हमें दो, हम वो भी नहीं दे पा रहे। अच्छा हम उस सर, पे भी एक चीज और है, एक चीज और है कि ये जो नए बच्चे हैं जो सड़क पे उतर रहे हैं, जेन अल्फा हो, जेनजी हो, इनको हमको सैल्यूट भी करना चाहिए सर। हमारे और आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम जब 5वीं कक्षा में थे तो इस तरह से प्रदर्शन कर लेते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये हिम्मत दिखाकर आ रहे हैं सामने, ये बहुत बड़ी बात है और इस बात को सैल्यूट किया जाना चाहिए। और बीजेपी इसके लिए क्या करेगी? बीजेपी, अभी नितिन नवीन खबर आई है कि जेनजी से जुड़ने के लिए एक नई टीम बनाई जा रही है। नितिन नवीन एक नई टीम बनाएंगे जो जेनजी से जुड़ेगी, यानी कि अभी तक आपकी सरकार जेनजी से नहीं जुड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी जेनजी से नहीं जुड़ी थी, युवा पीढ़ी से नहीं जुड़ी थी। मोदी जी जो कह रहे थे हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जुमलेबाजी कर रहे थे, वो सब झूठ था। मतलब तो यही हुआ। और जेनजी तो सड़कों पे है, फिर से जंतर मंतर पर वो आरक्षण की मांग को लेकर अब उतर गए हैं बच्चे और कह रहे हैं कि मोदी जी आप अति पिछड़े कैसे हैं, आप अति पिछड़े कैसे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा गौरव है, सम्मान है, आप खुद को अति पिछड़ा बता रहे हैं, हमने तो आपको अति पिछड़ा नहीं बताया है। आप आरक्षण, अब आरक्षण की लड़ाई शुरू हो गई है, अब दूसरी तरफ दूसरी गंगा बहने लगी है, अब क्या कीजिएगा? देखिए हिमांशु, अगर आप ये देखेंगे, ये इन्होंने अभी तक जेन ज़ी से जुड़ने का, जेन ज़ी को देखने का, युवाओं को देखने का कोई नज़रिया भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का था। जिस प्रकार अब युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, जो परीक्षाएँ हो रही हैं वो अच्छे तरीके से परीक्षाएँ हों वो चाहिए, बढ़िया सिस्टम चाहिए, बाकी आपको जो करना है करते रहिए। ऐसा नहीं है कि देश में पहले सरकारी महकमों में और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई चोरी-चकारी नहीं होती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था एक लेवल। हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, जब हम भी आए थे, बाकी लोग भी आते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि यार सड़क बन रही है और सड़क में अगर ₹20 ठेकेदार ने और किसी अधिकारी ने मिलके खा लिए, लेकिन ₹80 कहीं खर्च हुए और ₹80 में अच्छी सड़क बन गई और वो सालों-साल सड़कें चल रही। और ले ₹20 खा लिए कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार, कहीं छप गया, कहीं चल गया, सस्पेंड भी होते थे लोग, जाँच भी होती थी, ये चलता रहता। अब तस्वीर पलट गई, अब ₹80 पेल जा रहे हैं, अब ₹20 की सड़क बना रहे हैं। अब वो ₹20 की सड़क कितने दिन चलेगी? वो ₹20 में क्या होगा? जो आपको बजट सड़क में लगाना चाहिए था, वो आप मीडिया में बजट लगा रहे हैं कि हमारी स्तुति बजाओ, हमारी हमारी स्तुति गान करो। तो स्तुति गान चल रहा है चैनलों पे।
आपने पिछले दिनों सुना कि कितने हजार करोड़ रुपए योगी जी ने मीडिया में दिए पिछले 8 आपने मोदी जी का बजट आप सुनते हैं सारे चैनलों में कितना पैसा जा आप चैनलों में क्यों पैसा दे रहे हैं? हम तो 1 रुपया नहीं देंगे आपको चैनलों में, हम तो विकास कार्यों में लगाएँगे। आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से पहले 50,000 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे, किस बात का डालेंगे? आप राशन तो फ्री दे रहे हैं, स्कूलों में आप पैसा लगा नहीं रहे, अस्पताल आप बना नहीं रहे, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा और आप 50,000 रुपए डाल देंगे। स्कूल में देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, अस्पताल में देने के लिए पैसा नहीं है, तो 50,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालने के लिए कहाँ से आया आपके पास? तो ये जो जुमलेबाजी चल रही है सरकार की, यही जूता बजवाएगी। तो अभी ये देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक चलता है। जैन देखिए, आपने सही कहा कि पुराने लोग थे, हम लोग किसी हद तक चुप भी रहते थे, करते थे। लेकिन आज जो जेन ज़ी खड़ा हुआ है, इसमें भी हम लोगों का सहयोग है। हमने अपने बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दी है, उनको इस लायक बनाया है और वो बड़े होके आज हिसाब माँग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। उसमें भी हमारा सहयोग है, ऐसा नहीं है, हम ही ने उनको बताया। तो सवाल इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं तो इनको जवाब देने होंगे, ये उनको जैसे हम लोगों को बहका लेते थे ये, अब उनको बहका नहीं पाए। जैसे आज भी मैं हम्म, कह रहा हूँ, बेशर्मी देखिए कि बहकाने में आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। छात्रों का आंदोलन चल रहा है, छात्र माँग कर रहे हैं परीक्षा ठीक करने की, एनटीए को ठीक करने की, स्कूल बनाने की और ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाओ। अरे वंदे मातरम तो गा लेंगे, पहले राम मंदिर में जो वंदे मातरम चल रहा है चंदा चोरी का, उस पे भी तो मुँह खोल दो कुछ, उस पे खोल नहीं रहे मुँह। वहाँ चंपत राय जी कह रहे हैं कि भैया नपेंद्र राय जी ने खेला किया है। नपेंद्र राय जी कह रहे हैं चंपत राय ने डकैती डाली है। तो ये डकैती किसने डाली है तय कर लो दोनों मिलकर पहले। हमें तो लग रहा है बिल्कुल। तुम दोनों तुम दोनों के आका एक तुम दोनों के आका एक ही हैं, तो कौन से ने डाली है तय कर लो। हम्म, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, अब जो जेन ज़ी है वो इससे सवाल पूछ रहा है और ये सवाल का जवाब आपको देना होगा, नहीं तो आपकी सत्ता से विदाई होगी। जी। वंदे मातरम कर रहे हैं सर। और मैं फुटेज देख रहा था, संसद में जो वंदे मातरम गाया गया, जिसको गाने के लिए ही मोदी जी और अमित शाह जी संसद में आए थे, वहां पर भी मोदी जी ने एक बार भी अपने होंठ नहीं ऐसे ऐसे किए। वंदे मातरम का अब वो मन में गा रहे थे क्योंकि वो भगवान है, वो इंसान तो है नहीं, वो सीधे खुदा हो गए हैं, तो हो सकता है मन में गा रहे हो, हम लोग नहीं देख पाए हो। एक बार भी उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं किया, वंदे मातरम नहीं किया। और कोई पूछ ले कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर इनकी कैबिनेट के सारे मंत्री संतरी, सबको वंदे मातरम छह छंद आता है या नहीं आता है, इन सबसे सबसे एक बार सुन लेना चाहिए हम लोगों को, है ना? कि ताकि अब बिना टीपी के सुन लेना चाहिए, ताकि इनकी देशभक्ति साबित तो हो जाए कम से कम, तब ये बाकी को सर्टिफिकेट दें, बांटे। हिमांशु जी मुझे भी नहीं आता, मैंने सीखने की कोशिश नहीं की। ऐसे बहुत नहीं, सारे बहुत। लोग और ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन इसका कारण क्या है कि क्यों नहीं आता? मुझे लगता है कि आज उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। वंदे मातरम जब हम जोश में गाते थे, विरोध करने के लिए गाते थे, हमारे पुरखे गाते थे, तो उसमें अंग्रेज़ों की लाठियाँ पड़ती थी, कोड़े पड़ते थे अंग्रेज़ों की, सज़ा होती थी। इन्कलाब ज़िंदाबाद हम बोलते थे। आज इन्कलाब ज़िंदाबाद बोलने का क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें समय के साथ चली गई हैं, अब समय के साथ नई चीज़ लाइए ना। आप हम्म, नई चीज़ लाइए ना भाई। आज तो एआई का ज़माना है, आज तो जेन ज़ी का ज़माना है। वंदे मातरम जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, वो खत्म हो गया। अब उसका महत्व नहीं है। अब नई शिक्षा दीजिए। आप कह रहे हैं मंदिर बनाइए, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र आ गए हैं और एलन मस्क कह रहा है कि मेरा जो रॉकेट था वो मंगल ग्रह पे टकरा गया है। तो फिर ये ज्योतिषी क्या बता रहे हैं अब? मंगल ग्रह पे कैसे टकरा जाएगा? वहाँ तो जा ही नहीं सकते आप। तो उसका ग्रह पे कैसे उसका वो यंत्र टकरा गया? तो इनको कैसे जवाब देंगे आप? ये गोबर भक्ति अब नहीं चलेगी, आपको वास्तविकता को आत्मसात करना ही पड़ेगा, नहीं तो जी, जनता बख्शेगी नहीं आपको। जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। और हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को, क्योंकि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कहीं भटकाया तो नहीं जा रहा है। आपको वंदे मातरम बताकर राम मंदिर का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, तमाम और चीज़ें हों, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो आम आदमी है वो परेशान है, महँगाई हो,
उससे भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और कोई कहे अगर नहीं की जा रही है तो सवाल है कि क्या आपने अपनी आंखें खोली हैं? क्योंकि अंधभक्तों की जो जमात है वो आपसे यही पूछेगी कि भाई महंगाई कहाँ है? कांग्रेस के जमाने में महंगाई हुआ करती थी, अभी तो कोई महंगाई है नहीं। चीनी 65 रुपए में थोड़ी ना बिक रही है, चीनी तो फ्री में बिक रही है, जैसा कि स्मृति ईरानी कहती थी कि कितने रुपए में, 15 रुपए में, 13 रुपए में मोदी जी को वोट दीजिए और 13 रुपए में चीनी मिलेगी। स्मृति ईरानी अब नहीं आ रही है 13 रुपए में चीनी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जुड़ने के लिए, और उनकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।